नमो नमः। अभी आपने पूर्व पाठ के अंतर्गत जातक के जन्म नक्षत्र का ज्ञान किस प्रकार से किया जाता है उस पद्धति को आपने समझा। साथ ही जातक की पत्नी का, उसके संतान का, उसके शत्रु का, उसके माता का, उसके पिता इत्यादि का भी जन्म नक्षत्र अथवा जन्म लग्न इत्यादि का साधन किस प्रकार से करना चाहिए उसके विषय में भी आपने समझा। प्रस्तुत नष्ट जात का अध्याय का यह तीसरा श्लोक है और इस श्लोक के माध्यम से जातक के वर्ष का तथा ऋतु का और मास का निर्धारण किस प्रकार से करना चाहिए इसके विषय में विशेष रूप से बताया गया है। जैसे नक्षत्र का ज्ञान करना चाहिए उसी प्रकार से पद्धति है जिससे वर्ष और ऋतु का ज्ञान करना चाहिए। तो आप यह श्लोक देखें। वर्ष ऋतुमास तिथयो द्युनिशम ह्युडूनि वेलोदयर्क्ष नवभाग विकल्पना स्युः भूयो दशादिगुणिता स्वविकल्पभक्ता वर्षादयो नवकदान विशोधनाभ्याम। इसका आप अन्वय देखें। भूयो दशादि गुणिता नवक दान विशोचनाभ्याम स्वविकल्प भक्ता ही वर्ष ऋतु मास तिथयः द्युनिशम उडूनी वेला उदय ऋक्ष नवभाग विकल्पना स्युः। अब आप इसकी संस्कृत व्याख्या देखें। व्याख्या भी श्लोक के जैसे सरल प्रतीत है। वर्ष ऋतु मास तिथयः मतलब वर्ष का अर्थ होता है वर्ष, मास का अर्थ होता है मास और ऋतु मतलब ऋतु। तो आप देखिए भूयः अर्थात पुनः, बार बार। दशादि गुणिता दश, अष्ट, सप्त, पंच संख्याभिः यथाक्रमेण गुणम कारयेत्। नवकदान विशोधनाभ्याम नव संख्या योजन शोधनाभ्याम स्वविकल्प भक्ता स्वविकल्प संख्याभिः भाग करणीया तदा वर्ष ऋतु मास तिथयः समा ऋतु मास तिथयः द्युनिशं रात्रि दिनञ्च उडूनी नक्षत्राणि वेला उदय ऋक्ष नवभाग विकल्पना इष्टकाल लग्न नक्षत्र नवमांश स्वविकल्पेन स्युः भवेयुः। अब इसकी आप हिंदी व्याख्या समझ लें तो जैसा कि इसके पहले वाले दोनों श्लोकों में बताया गया है कि कुछ भी साधन करने के लिए कला पिंड का होना अत्यंत आवश्यक है। तो कलापिंड जो है प्रश्न काल के समय राशि अंश कला विकला से कलापिंड का साधन किया जाता है और इसी कलापिंड का प्रयोग आगे भी किया जाएगा। तो पूर्व साधित जो कलापिंड का मान है उसको 10 से गुणा करेंगे और गुणनफल में 9 जोड़ देंगे अथवा घटा देंगे और 120 से उसको भाग दे देंगे। तो जो अंक शेष बचता है उस शेष अंक के तुल्य ही जातक का वर्ष समझना चाहिए, अर्थात जातक इतने वर्ष का हो चुका है यह समझना चाहिए। और ठीक इसी प्रकार से उसी कलापिंड से अपने अभीष्ट विकल्प संख्याओं का यदि भाग देते हैं तो जो शेष होता है वो वर्ष ऋतु मास तिथि दिन इष्टकाल होरा लग्न नवमांश ये सारे अवयव उसी से प्राप्त होते हैं। तो कलापिंड अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है नष्ट जातक पद्धति के अध्ययन के लिए। जैसे वर्ष ज्ञान के लिए 120 संख्या का विकल्प स्वीकार किया गया था, उसी प्रकार से ऋतु के लिए 6 गुणन है, मतलब उसका मूलांक कह ले या गुणांक कर ले तो 6, क्योंकि 6 ऋतुएं होती हैं इसलिए उसका विकल्प 6 है। मास के लिए 12 विकल्प है, पक्ष के लिए 2 है,
तिथि के लिए 15 है, दिन और रात्रि के लिए 2 है तथा नक्षत्र के लिए 27 ये विकल्प होते हैं। तो इनके आनयन करने के लिए कला पिंड को 4 जगह रख करके क्रमशः 10, 8, 7 और 5 इन अंकों से गुणा करके गुणनफल में पूर्वोक्त रीति से 9 जोड़ करके अथवा 9 घटा करके उनमें अपने अपने जो विकल्प हैं उनसे भाग देने पर जो शेष आए वही वर्ष या ऋतु, मास और तिथि इत्यादि प्राप्त होते हैं। तो थोड़ा सा इसका साधन कर पाना कठिन अवश्य होता है, किंतु यदि विधि पूर्वक परिश्रम पूर्वक यदि इसका साधन किया जाए तो नष्ट जातक का अध्याय के आधार पर जातक के वर्ष, मास, ऋतु, पक्ष, तिथि इत्यादि का भी स्पष्ट रूप से आनयन किया जाता है। वर्तमान समय में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इसी नष्ट जातक पद्धति के आधार पर जातक के जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं, लेकिन इसमें सिद्ध हस्तता होनी अनिवार्य है। अत्यधिक परिश्रम और अनुभव के आधार पर इसका साधन अवश्य किया जा सकता है और सफलता भी प्राप्त हो सकती है। आप इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देने का आप प्रयास करेंगे।